नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आपके एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। वहां से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आपका सेंटर देख सकते हैं कि कहाँ आपका सेंटर है। और जो आपका एग्ज़ाम है वो 18 तारीख को होने वाला है। तो सभी से मेरी भगवान से दुआ है और सभी से आशा करता हूँ कि जितने भी लोग तैयारी करेंगे उसमें से जो अच्छी तरह तैयारी करें सबको सीट फिक्स होगी। सबको एक तरीके से जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भगवान से यही दुआ है मेरी कि सबको जितने भी लोग हैं वो सेलेक्टेड हुए। नाउ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि जो हमारा मॉडल पेपर था 4th नंबर का, उसका सेकंड पार्ट आज के पेपर में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 4 का सेकंड पार्ट। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आपको एक और मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों जो भी हमने पेपर आपके यहाँ पे वीडियो रिलीज किए हैं उन सभी की पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप वहाँ से हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर। और वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाके भी जितने भी पेपर्स हमने यहाँ पे आपके लिए रिलीज किए हैं उसकी पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। साथ साथ ही हर यूनिट की भी पीडीएफ क्वेश्चंस की पीडीएफ हमने वहाँ पे डाल रखी है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है आपके पास दोस्तों। फर्स्ट है विंडो, डो, डोस, ओरेकल और लाइनेक्स। तो ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों हम बात करते हैं यदि विंडोज़ की, तो विंडोज़ भी आपका एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। डॉस भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी नहीं होगा। और लाइनेक्स है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात रही ओरेकल की। ओरेकल क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि किसके लिए यूज होता है, डीबीएमएस के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों सी ऑप्शन, ओरेकल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। कौन सी लेयर इसमें से आपकी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती है बिटवीन हार्डवेयर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, सिस्टम एनवायरनमेंट, नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता है कि जब भी कोई भी हार्डवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में मतलब कोई भी इंटरफेस कम्युनिकेशन होता है या इंटरकनेक्शन होता है तो वो किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बीच में ही लेयर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इज ए प्रोवाइड लेयर बिटवीन हार्डवेयर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम आर कॉल्ड। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप जो अलाउ करता है ओनली वन प्रोसेस, एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूशन एट ए टाइम, एक प्रोसेस एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, दैट इज नोन क्या होता है, सिंगल प्रोसेस बोल सकते हैं आप, या उसको यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, यूनी प्रोसेसिंग या सिंगल प्रोसेस सिस्टम आप बोल सकते हो उसको। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आपको दिया हुआ है यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम, यूनी टास्किंग सिस्टम और नन ऑफ द मेंशन। तो जब हम बात करते हैं प्रोसेस की और सिंगल एट ए टाइम पे सिंगल प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है तो वो होता है यूनी प्रोसेस सिस्टम। तो वो क्या होता है, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम इस तरीके से कुछ होता है नहीं और यूनी टास्किंग सिस्टम भी नहीं होगा आपका, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम होगा इसका राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओवन। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर एक प्रोसेस क्या होता है, एड्रेस स्पेन, ग्लोबल वेरिएबल, ओपन फाइल, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स एंड ऑल द मेंशन। ये ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए गए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो दिया हुआ कि एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका, ओपन फाइल्स करता है वो,
पेंडिंग अलार्म सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स, ऑल द मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे के सारे जो फंक्शंस है वो ऑप्शन दिए हैं वो फॉलो करता है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन दोस्तों। क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। प्रोसेस की रेडी स्टेट क्या होती है? रेडी स्टेट का मतलब वो टास्क करने के लिए रेडी हो गया हो। तो व्हेन अ प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, व्हेन प्रोसेस इज यूजिंग द सीपीयू एंड नन ऑफ द मेंशन। तो रेडी स्टेट का मतलब होता है कि जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हुआ, मतलब न्यू हुआ, न्यू होने के बाद में वो रेडी स्टेट में कब होगा कि जैसे ही वो कोई भी प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है वो जैसे ही कंप्लीट हुआ वो रेडी आपका जो है टास्क को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता है, रन हो जाता है कोई भी एग्जीक्यूशन के बाद में, तो वो कहलाता है रेडी स्टेट। तो दैट्स मीन व्हेन अ प्रोसेस इज शेड्यूल, जब कोई भी प्रोसेस शेड्यूल किया जाता है टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, कोई भी एग्जीक्यूशन के बाद में यदि जो कोई भी प्रोसेस आपका शेड्यूल किया हुआ है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो क्या कहलाएगा? आपका रेडी स्टेट कहलाएगा। तो शेड्यूल आफ्टर, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन दोस्तों। क्या राइट आंसर होगा इसका? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन कि व्हेन ए प्रोसेस शेड्यूल रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैकेट डिस्कार्ड पॉलिसी इंप्लीमेंटेड। पैकेट डिस्कार्ड पॉलिसी कहाँ पे इंप्लीमेंट होती है, कौन सी लेयर में होती है? तो पैकेट का जो बेसिकली जब हम बात करते हैं, पैकेट जो आपका अवेलेबल होता है, यूज होता है, वो होता है आपका थर्ड लेयर में, नेटवर्क लेयर की होता है मॉडल की थर्ड लेयर में, लेयर नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा आपका डी ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका फिजिकल लेयर बेसिकली फिजिकल कनेक्शन दिखाती है। डेटा लिंक लेयर आपका जो है एरर को फाइंड आउट करने में यूज की जाती है। साथ ही साथ आपका जो ब्रिज और स्विचेज है उनका कनेक्शन दिखाती है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है वो बेसिकली डेटा लिंक लेयर का ही पार्ट होता है। तो नेटवर्क लेयर जो है वो पैकेट फॉर्म पे काम करती है, वो पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। Now the next question is, in transport layer, end-to-end delivery is the movement of data from one station to the next station, one network to another network, source to destination, one router to another router। यहाँ पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो एंड टू एंड डिलीवरी हो रही है, एंड टू एंड मतलब फॉर्म टू फॉर्म, मतलब किन किन के बीच में हो रही है, फर्स्ट और लास्ट क्या क्या है उसके बीच में जो कुछ है उससे हमें मतलब नहीं है। फर्स्ट और लास्ट के बीच का मूवमेंट हमें बताना है कहाँ से कहाँ हो रही है। तो वो क्या स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन होती है, वन नेटवर्क टू द अदर नेटवर्क होती है, या सोर्स टू डेस्टिनेशन होती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दोस्तों जब कभी भी कोई भी एग्जीक्यूशन होता है तो वो होता है सीधा सोर्स से डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन पर्पज ही क्या है? आपका डेटा को ट्रांसफर करना है कहाँ से कहाँ, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। कहाँ से कहाँ? सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीएनएस स्टैंड फॉर। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। एज पर क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो बी दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी मींस दैट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपके जो ऑप्शंस दिए हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, टोटलिंग कंट्रोल प्रोग्राम, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका सी ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन दोस्तों। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी की फुल फॉर्म क्या है? आईपी दैट मीन्स क्या होता है दोस्तों? आईपी के बारे में हमने बहुत टाइम पढ़ा था। आईपी होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑप्शन दिया हुआ है वो सी ऑप्शन दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नन ऑफ द मेंशन। हमने जब टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात की थी तो 4 टाइप के नेटवर्क हमने पढ़े, पैन, लैन, मैन, वैन। जो ब्लूटूथ होता है वो छोटी रेंज में काम करने के लिए यूज होता है, और जो ब्लूटूथ होता है वो पीएन टाइप का नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। किस टाइप का होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ए ऑप्शन।
A is the correct answer. Bluetooth is the example of PAN. Bluetooth is example of PAN, Personal Area Network. नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरनेट यूज विच प्रोटोकॉल। इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? टीसीपी आईपी, CSMA, S25 और नन ऑफ दीज। हमने देखा है कि जो बेसिकली इंटरनेट जो यूज करता है वो होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेलिक्यूसियस सॉफ्टवेयर दैट ऑन एग्जीक्यूशन रन इट्स ओवन कोड एंड मॉडिफाई अदर प्रोग्राम। इसमें से कौन सा एक मेलिक्यूसियस सॉफ्टवेयर है जो एग्जीक्यूशन होता है, रन करता है खुद के कोड को और कंप्यूटर प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है? वायरस, स्पैम, स्पाईवेयर एंड एडवेयर। तो हमें पता है दोस्तों स्पाईवेयर और एडवेयर जो है वो टाइप्स ऑफ मेलिक्यूसियस है, तो ये दो ऑप्शन होंगे नहीं। स्पैम क्या होता है? स्पैम जो है आपके अनवांटेड मेल्स होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सा इसका आंसर है वायरस, क्योंकि वायरस एक ऐसा प्रोग्रामिंग होता है, ऐसी कोडिंग होती है जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर देता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ए ऑप्शन। नाउ देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What is the system designed to prevent unauthorized access to a private network called a? क्वेश्चन है व्हाट इज द सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस। अनऑथोराइज एक्सेस करना है कोई से भी प्राइवेट नेटवर्क से, उसको क्या कहते हैं? जो आपको अनऑथोराइज एक्सेस से बचाए, प्रिवेंट करे आपको अनऑथोराइज एक्सेस से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? कंप्यूटर स्कैन, डिजिटल स्कैन, बायोटेक और फायरवेल। तो फायरवेल बेसिकली क्या है, क्यों यूज किया जाता है दोस्तों? फायरवेल का जो यूज है बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि आपको ऑथोराइज जो एक्सेस है उससे बचाया जा सके। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मेलवेयर। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट ए सिस्टम फॉर साइबर अटैक, ऑल द मेंशन। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो सिस्टम है उसको सिक्योर करना किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से या और किसी से। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा कि आपके सिस्टम को मेलवेयर से बचाना है और आपके जो साइबर टेररिस्ट है उससे अटैक से बचाना है। तो ये सभी आंसर इसमें होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल द मेंशन साइबर सिक्योरिटी मीन्स दैट कंप्लीट जो भी प्रोसेस है, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मेलवेयर, अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट और अगेंस्ट साइबर अटैक। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेस्ट रीजन टू इम्प्लीमेंट अ सिक्योरिटी पॉलिसी। क्या बेस्ट रीजन है किसी भी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने का? इट मेक सिक्योरिटी हार्डर टू एनफोर्स, इट रिमूव द एम्प्लॉयज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक जजमेंट, इट इंक्रीज सिक्योरिटी और इन डिक्रीज सिक्योरिटी। बेस्ट रीजन टू इम्प्लीमेंट ए सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट रीजन क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो सिक्योरिटी, इट मेक सिक्योरिटी हार्डर टू एनफोर्स और रिमूव एम्प्लॉयज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिक्योरिटी मैन करने का मतलब, इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है? जो एम्प्लॉयज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिमूव करना, टू मेक ए जजमेंट बनाने के लिए। तो बेसिकली सिक्योरिटी क्यों की जाती है? ताकि सिस्टम है उस पर कोई भी जो डिसीजन है वो ऑटोमेटिक ही लेता रहे। तो सिक्योरिटी इसी वजह से की जाती है कि जो भी कोई एम्प्लॉयज है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिमूव किया जाता है और सिस्टम ऑटोमेटिक ही कोई भी जो भी डिसीजन लेना है वो सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा। यदि कोई भी यदि आपके सिस्टम में एंटीवायरस है तो वो क्या कर लेगा, एक तरीके से यदि कोई भी वायरस आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कर देगा आपको सिस्टम को। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका बी ऑप्शन। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आ डिजिटल सिग्नेचर इज। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? स्कैन सिग्नेचर है, हैंड राइट सिग्नेचर है, एनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन और सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म। तो डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं दोस्तों। तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली आपकी एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होती है जो किसी से ब्रेक नहीं की जा सकती है।
तो ना तो ये स्कैन सिग्नेचर होते हैं, ना हैंड राइटिंग सिग्नेचर्स होते हैं, ये होती है एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन। किसी भी डिजिटल सिग्नेचर का मतलब है आप उसकी एनक्रिप्टिंग इन्फॉर्मेशन है और आप उसको जो यदि एक्सेस कर रहे हो, आप उसको दे रहे हो कोई भी राइट, तो इसका मतलब आप उसके लिए एग्री हो। तो जैसे आप आजकल जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई होते हैं, तो उसको कहीं से भी क्या किया जा सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को देखा जा सकता है कि किसने इस डिजिटल सिग्नेचर का यूज करके वेरीफाई किया है इस डॉक्यूमेंट को। तो दैट इज एनक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन। वो क्या होती है, एनक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन होती है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेट यूजेज विच प्रोटोकॉल। इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? तो इंटरनेट जो प्रोटोकॉल यूज करता है उसको हम बोलते हैं टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा। तो एंटीवायरस प्रोग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या है एंटीवायरस प्रोग्राम। एक ऐसा कोडिंग प्रोग्राम है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम के अंदर कोई भी मैलिकुलस सॉफ्टवेयर को आने से रोकता है। तो इसमें से कौन कौन सा, नॉर्टन, क्यूसिल, K7, तो ये जो सभी है वो सभी एक तरीके से एंटीवायरस प्रोग्राम है जो आपको परचेज करने होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। नॉर्टन, क्यूसिल और K7 इज द राइट आंसर। डी all the above is the right answer for this question. Now the next question is which of the following is not unified modeling language diagram। इसमें से कौन सा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का डायग्राम नहीं है यूएमएल का? ऑप्शन है क्लास डायग्राम, डेप्लॉयमेंट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और स्टार डायग्राम। तो आपका यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है यूएमएल। तो यूएमएल का जो डायग्राम नहीं है, इसमें से ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा, क्योंकि यूएमएल यूनिफाइड लैंग्वेज होती है और उसका जो बेसिकली यूज होता है एक तरीके से आपके सिस्टम डेवलपमेंट में होता है। तो स्टार डायग्राम इसमें हम यूज नहीं करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मॉडल इन विच द रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड बाई इट्स कैटेगरी इज। द मॉडल इन विच द रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड होती है बाई इट्स कैटेगरी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वह कौन सा मॉडल होता है आपका दोस्तों? तो वह जो मॉडल होता है बेसिकली आपका होता है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, जहाँ पे इन विच द रिक्वायरमेंट आर इम्प्लीमेंटेड, जो भी रिक्वायरमेंट है वो इम्प्लीमेंटेड होती है जिस मॉडल के अंदर, वो होती है आपका कौन सा, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। तो फर्स्ट क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट आर इम्प्लीमेंटेड बाई इट्स कैटेगरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, evolutionary development model. A is the correct answer for this question. A is the right answer for this question. Now next question is SRD stand for। SRD किसके लिए स्टैंड होता है आपका? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डायग्राम और स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट डायग्राम। SRD जो है बेसिकली आपका जो है दिखाता है, एसआरडी जो होता है वो बेसिकली होता है स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी होती है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे वो होगा आपका एसआरडी, जिसमें उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन लिखी रहती है। तो बेसिकली एसआरडी मीन्स दैट स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is which of the following is method of black box testing। इसमें से कौन सा जो मेथड है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बेसिक पाथ टेस्टिंग, कोड पाथ टेस्टिंग, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली आपका जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का जो है बेसिकली कंप्लीट टेस्ट करता है आपका जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको कंप्लीट टेस्ट करता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग केवल कोडिंग को चेक करता है। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो जो आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी यूजर की रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट चेक करता है। तो यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है कंप्लीट जो बाउंड्री वैल्यूज है जो भी एनालिसिस की है उन सभी एनालिसिस की वैल्यूज को क्या करता है, वो चेक करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब है कंप्लीट वैल्यू को चेक करना, कंप्लीट वैल्यू जो एनालिसिस किया है उसको सारा को चेक करना। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस दोस्तों। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
RAD मॉडल, RAD मॉडल इज नॉट सुटेबल व्हेन, जो आपका RAD मॉडल है वो कब सुटेबल नहीं होता है, ये क्वेश्चन है इसके अंदर। तो यहाँ पे RAD मॉडल का मतलब होता है दोस्तों रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब है कि जो एप्लीकेशन है वो और किसी प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यूस डेवलप हो रही है, रैपिडली तरीके से डेवलप हो रही है। तो इसमें से कौन सा जो सुटेबल नहीं है, टेक्निकल रिस्क आर हाई, टेस्टिंग इज नॉट नीडेड, टेक्निकल रिस्क आर हाई एंड टेस्टिंग इज नॉट नीडेड, नन ऑफ दिस। तो RAD मॉडल का मतलब है रेपिडेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये रेपिडेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जब सुटेबल नहीं होती है, जब आपकी जो टेक्निकल रिस्क है, जो टेक्निकल रिस्क है वो यदि हाई होती है, क्योंकि सिस्टम को बहुत ही स्पीडली विदाउट कम से कम जो इन्वॉल्वमेंट डेवलपर का कम से कम इन्वॉल्वमेंट होते हुए डेवलप किया जाता है। तो जिस सॉफ्टवेयर में टेक्निकल रिस्क का हार हाई होती है उसके अंदर ये क्या है, सुटेबल नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए होगा इसका जो होगा राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्ट बेसिस टेक्निक। इनमें से कौन सा फॉल्ट बेसिस टेक्निक है आपकी? यूनिट टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड म्यूचुअल टेस्टिंग। तो बेसिकली ये बता रहा है क्वेश्चन आपको कि फॉल्ट बेस्ड टेक्निक है, फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग कौन सी होती है, यूनिट टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग या स्ट्रेस टेस्टिंग या म्यूचुअल टेस्टिंग। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि बेसिकली क्या होगा कि यूनिट टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग है वो सब इसके बाद में होगी। फॉल्ट यदि किसी में आता है तो वो आपका आएगा डी ऑप्शन में। जो म्यूचुअल टेस्टिंग होती है उसमें ये होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉल्ट बेस्ड टेक्निक जो होगी वो आपकी होगी म्यूचुअल टेस्टिंग में होगी। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट what is the correct HTML for adding a background color। इसमें से कौन सा जो करेक्ट HTML है, कौन सा टैग है मतलब जो आपके बैकग्राउंड कलर को ऐड करता है? बॉडी कलर इज इक्वल टू येलो, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू येलो, बैकग्राउंड येलो बैकग्राउंड, और बॉडी बैकग्राउंड इज येलो। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें से HTML के लिए बैकग्राउंड कलर के लिए यूज होता है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं वो बीजी कलर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? टैग बीजी कलर। तो यहाँ पे जो बीजी कलर दिया हुआ है बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सो द बॉडी बिग कलर इज येलो, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो बेसिकली आपकी जो लूजली टाइप लैंग्वेज होती है, ये भी करेक्ट है। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होती है आपकी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो लूजली टाइप और ऑब्जेक्ट बेस्ड टाइप लैंग्वेज होती है। और ये जो आपके इवेंट टाइप लैंग्वेज होती है, कोई भी इवेंट जैसे आप क्लिक करते हो तो इवेंट टाइप जैसे कि आपने कोई पासवर्ड डाला है तो वो यदि एक फिक्स लेंथ से कम है, जैसे कि पासवर्ड का बोलते हैं कहीं भी कि 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए मिनिमम, तो जैसे आप कम डालते हो उसमें 8 कैरेक्टर्स से तो भी वो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाती है चेक करने के लिए, वैलिडेशन के लिए चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज हो जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन तो इसके सही हैं। जो ऑप्शन आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट इन एम्बेडेड इन HTML डॉक्यूमेंट, ये HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेडेड होती है, कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द क्लाइंट ब्राउजर। तो ये ऑप्शन इसका रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जब भी जावास्क्रिप्ट एम्बेडेड HTML में होती है और एग्जीक्यूटेड जो होती है वो आपका बेसिकली सर्वर के थ्रू होती है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल IP इज अवेलेबल। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सी लेयर में अवेलेबल होता है? तो दोस्तों इसका जो बेसिकली हमने देखा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्क लेयर में अवेलेबल होता है, और नेटवर्क लेयर नंबर होती है 3। कौन सी लेयर होती है? लेयर नंबर 3। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिपोर्ट एरर मैसेज। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो यूज किया जाता है कोई भी एरर मैसेज के लिए? वो है TCP/IP, IP, ICMP और SMTP। TCP/IP होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आपका जो ICMP होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, SMTP होता है सिंपल मैन ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमें एरर फाइंड आउट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है मैसेज एरर फाइंड आउट करने के लिए?
तो मैसेज एरर जो फाइंड आउट किया जाता है वो ICMP के थ्रू किया जाता है। इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड आउट द एरर या यूज टू रिपोर्ट द एरर इन अ मैसेज। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन दोस्तों। Now the next question is EFT stand for easy for tax, easy fund refund, electronic fund transfer और electronic finance transaction। तो EFT का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। EFT का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि बेसिकली जो है EFT इज यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज IoT? IoT क्या है? IoT मतलब इंटरनेट। सो व्हाट इज IoT? IoT मीन्स द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो क्या है इसमें से? नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रिंग स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क ऑफ सेंसर। तो IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंटरनेट अपने अकॉर्डिंग थिंक्स करे। तो उसमें से इसमें कौन सा ऑप्शंस आपके यहाँ पे है ये हमें पूछा गया है। तो बेसिकली जो IoT है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड होते हैं विद सेंसर से, कि ऑटोमेटिक ही जो ऑब्जेक्ट है वो डिसीजन टेकिंग रहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर होगा कि नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर। तो IoT का मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट एम्बेडेड है विद पर्टिकुलर किसी सेंसर से जो ऑटोमेटिक डिसीजन ले सके। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा आपका ए ऑप्शन। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होगा आपका, नेटवर्क ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, नेटवर्क सेंसर्स भी नहीं होगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन IoT नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। IoT किसका कलेक्शन है? सिग्नल्स का, मशीन टू मशीन का, इंटरनेट इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का, नेटवर्क टू नेटवर्क डिवाइसेस का। IoT बेसिकली जो कनेक्शन है वो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन कि IoT नेटवर्क बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क डिवाइसेस। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवेक इज। यूनिवेक की बात करते हैं तो यूनिवेक आपका जो है बेसिकली बोला जाए फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था जो कि यूज किया गया था। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर और अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो यूनिवेक था वो बेसिकली फर्स्ट बिजनेस पर्पस कंप्यूटर बनाया गया। तो उसका जो फुल फॉर्म है वो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स नॉन यूनिवेक विच आर यूज फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बेस ऑपरेशन परफॉर्म बाई ए कंप्यूटर आर। जो बेस ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं कंप्यूटर के थ्रू वो क्या होंगे? अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोर एंड रिलेटिव, ऑल द अबव। तो जो बेसिक ऑपरेशन है कंप्यूटर के वो यही है, अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, स्टोर करना और रिट्राइव करना उनको, एंड ऑल द अबव। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। कंप्यूटर चिप्स के टू टाइप्स कौन कौन से हैं? वो है एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड बोथ बी एंड सी। तो बेसिकली जब हम चिप्स की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो है वो इसके एक तरीके से कंप्यूटर की बेसिक चिप है, एंड द प्राइमरी मेमोरी चिप। तो दो चिप्स है जो कि टू मेजर चिप्स है कंप्यूटर की, वो होगी आपकी प्राइमरी मेमोरी चिप्स एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो होगा आपका डी ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज द डी, बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी इज द मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस जनरेशन में आपका यूज किया गया था? तो हमने देखा था टाइप्स ऑफ जनरेशन की जब भी हमने बात की थी, तो फर्स्ट जनरेशन में जो यूज किया गया था वो था आपका वैक्यूम ट्यूब। वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में जो हमने यूज किया वो हमने यूज किया ट्रांजिस्टर।
ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जो असेंबली लैंग्वेज को यूज करते हैं। थर्ड जनरेशन में हमने जो यूज किया वो यूज किया आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया। और फोर्थ जनरेशन में हमने जो जो यूज किया वीएलएसआई वेरी इंटीग्रेटेड लार्ज सर्किटेड, जो किस पे एम्बेडेड थे, वो माइक्रो प्रोसेसर पे एम्बेडेड थे। तो माइक्रो प्रोसेसिंग जो डिवाइस है वो आपकी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज हुई है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि जो माइक्रो प्रोसेसर इज द डिवाइस विच जनरेशन कंप्यूटर यूज इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। किसी भी मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क मतलब आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है या आप कह सकते हो आपकी जो हार्ड ड्राइव है, उसकी किसके ऊपर डिपेंड करती है जो स्टोरेज कैपेसिटी है? ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक, डिस्क स्पेक इन डिस्क सरफेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली स्टोरेज कैपेसिटी है किसी भी मैग्नेटिक डिस्क की, वो डिपेंड करती है उसके ट्रैक पे, सरफेस पे। तो ट्रैक पर इंच पे भी वो डिपेंड करती है, बिट्स पर इंच पे भी डिपेंड करती है, डिस्क स्पेक इन डिस्क सरफेस पे भी वो यूज करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। तो इन सभी पे किसी भी जो स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड करती है ट्रैक्स पे, बिट्स पे और डिस्क स्पेस सरफेस पे, इन सभी पे वो डिपेंड करती है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी आर। मैन मेमोरी के दो टाइप्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंसली, रोम एंड रैम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मैन मेमोरी के जो बेसिकली टू टाइप्स है वो आपके रैम एंड रोम। मेनली क्या है? रैम एंड रोम। तो मेन टाइप्स है वो है रैम एंड रोम, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी भी टाइप्स ऑफ मैन मेमोरी है, बट ये क्या होंगे, जो मेन मेजर जो यूज किया जा रहा है इसके अंदर रैम एंड रोम का यूज किया जा रहा है। प्राइमरी और जो सेकेंडरी है वो फर्दर डिवाइडेड होती है आपकी किसके अंदर? प्राइमरी रैम एंड रैम के अंदर डिवाइडेड होती है, सेकेंडरी आपकी हार्ड डिस्क और इसमें डिवाइडेड होती है। तो मेन जो मेमोरी है वो है आपकी रोम एंड रैम। रोम को बोलते हैं आपका रैम मतलब रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो मेमोरी है वो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 91 में जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों सी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आ स्टोरेज कैपेसिटी, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, a storage area used to store data to a compensated for the difference in speed at which difference unit can handle data। तो यहाँ पे क्वेश्चन है a storage area used to store data, कौन सा इसमें जो स्टोरेज डेटा यूज किया जाता है टू कंप्यूट द डिफरेंस इन स्पीड एट द विच डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल। डिफरेंट यूनिट डिफरेंट डिफरेंट जो ये है यूनिट डिफरेंट डिफरेंट स्पीड कैलकुलेट करती है, वो किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, बफर के द्वारा, एक्यूमुलेटर के द्वारा और एड्रेस के द्वारा। तो बेसिकली जो स्टोरेज एरिया है जो कि यूज किया जा रहा है कंप्यूटर सेट्स के लिए, तो वो होता है बफर। क्या होता है दोस्तों? बफर। तो स्टोरेज एरिया वो क्या कहलाता है? बफर कहलाता है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स कैलकुलेट करेगा वो कौन सा होगा? बफर होगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन दोस्तों। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम ट्राइसम्स एंड बोर्डम वी कॉल इट। जो कंप्यूटर है वो बेसिकली जो ट्राइसम एंड बोर्डम का मतलब होता है थकावट और एक तरीके से परिश्रमहीन, जिसको हम बोले हिंदी वर्ड। मतलब जो कंप्यूटर है उसकी कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये डिफाइन करती है कि वो कभी थकता नहीं है या कभी वो परेशान नहीं होता। कहने का मतलब थकान नहीं होती है उसको। तो इसमें से कौन सी होगी? वो एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डेलीगेंसी एंड वर्सेटिलिटी। तो कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है, वो कंटिन्यू वर्क करता है। तो जैसे कि ह्यूमन एक कुछ भी काम करने से थक जाता है, तो उसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन की कि वो जरूर आप 10 घंटे काम करोगे तो आपको रेस्ट की नीड रहेगी, पर कंप्यूटर के केसेस में ऐसा नहीं है। तो वह ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाती है? ये कैरेक्टरिस्टिक डेलीगेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? डेलीगेंसी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन दोस्तों। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आर रिलेटेड विद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे डिस्कस किया था कि जो आईसी है वो कौन से जनरेशन में यूज हो रही है दोस्तों?
तो मैंने आपको बताया था आईसी जो यूज होती है इंटीग्रेटेड सर्किट वो थर्ड जनरेशन में यूज हुई थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, थर्ड जनरेशन में आपका आईसी का यूज हुआ। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका होगा सी ऑप्शन थर्ड जनरेशन, सी ऑप्शन थर्ड जनरेशन। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइब्रिड किसी भी हाइब्रिड वर्ड का मतलब ही सिंपल सा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स इज नोन द हाइब्रिड। ठीक है, तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बहुत चीजों में पढ़ा है कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जो दो अलग अलग टेक्नोलॉजी का वर्क परफॉर्म करे वो कहलाते हैं आपका हाइब्रिड। तो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमने देखा कि एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो हाइब्रिड क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा आपका एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का। तो ऑप्शंस आपके रिसेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रीअसेंबल एनालॉग कंप्यूटर, रीअसेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? रीअसेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, कि इट इज रीअसेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the unit digit in 43 into 69 into 551 into 9242। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, तो हम खाली किसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? यूनिट डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो यूनिट डिजिट्स आप उन्हीं को मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब यूनिट डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स मीन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 9 इंटू 1 इंटू 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनको आपस में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 9 18। तो 18 मतलब 8 हम यूनिट डिजिट ले लेंगे और 8 इंटू 3। तो 8 इंटू 3 करोगे तो 24 होता है, तो उसका यूनिट डिजिट होगा 4। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 4, विच इज द सी ऑप्शन। तो क्या होगा दोस्तों? सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर हो रहा है वो हो रहा है आपका 4। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका n इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। n क्या है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। विच when डिवाइडेड बाई 3 4 6 and leave the remainder 1 2 4 respectively, what is the remainder when n is divided by 7? जब n डिवाइडेड बाई 7 करता है तो क्या रिमाइंडर रहेगा? तो n इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होता है 999 दोस्तों। क्या होता है? 999। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करते हैं बाई 3 4 6, लीव द रिमाइंडर 1 2 4। अब जब ये रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है, तो हम यहाँ पहले रिमाइंडर को सेम करेंगे 3 4 6, और रिमाइंडर दे रखा है आपका 1 2 4। तो आप क्या करेंगे, जो रिमाइंडर इसको आपका जो नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा आपका 3 माइनस 1 दैट इज -2। यहाँ पे 4 माइनस 2, ये भी -2 होगा आपका, और ये भी -2 होगा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि तीनों रिमाइंडर क्या हो गए? सेम हो गए। अब हम फाइंड करेंगे 3 4 6 का एलसीएम। इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। 3 4 और 6 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे हम। 3 4 6 का जब आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो ये होगा दोस्तों 12। क्या होगा? 12, क्योंकि 12 एक ऐसा स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर है जो 3 4 6 से डिवाइड होता हो। तो एलसीएम ऑफ लीस्ट जो एलसीएम होगा आपका वो होगा इसका 12। अब 12 इसमें दिया हुआ है कि दैट्स मीन अब हम ये करेंगे, कैलकुलेट करना है हमें कि क्या रिमाइंडर बचेगा जब n इज डिवाइडेड बाई 7। जब n जो नंबर है वो किससे डिवाइडेड होता हो? 7 से डिवाइडेड होता हो। तो n क्या है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो यदि हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पे आप इसको यदि 12 से डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर होगा। तो अब जब हम 999 जो लार्जेस्ट नंबर है उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा जो 12 से डिवाइड होगा वह होगा दोस्तों आपका बेसिकली 996। 99 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो
तो यहाँ पे जो n होगा वो होगा आपका 996। 996 को आप जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। अब हमें बेसिकली फाइंड करना क्या है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, -2 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? -2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है 83 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि ये जो नंबर है वो तो हमने फाइंड कर लिया, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है वो नंबर है 996। हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो रिमाइंडर कितना दे, -2। रिमाइंडर -2 कब देगा ये? आप इसमें से आप 996 में से आप क्या करेंगे, जो नंबर रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 996 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली क्या करता है, जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऐड करते हैं, पर यहाँ पे -2 है तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो वो नंबर हो जाएगा 994। तो जो वो एन नंबर है वो क्या है, 994 है। क्या है? 994। अब इस 994 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो यह आपको रिमाइंडर देगा 0। ये कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, और ये नंबर आपको जो रिमाइंडर देता है वो देगा 0। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो बच रहा है 0। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the pie chart shows in the percentage distribution of the expenditure incurred in the publishing a book। कोई भी बुक पब्लिश की जाती है तो उसका एक्सपेंचर जो भी है उसका पाई चार्ट हमें दिया हुआ है। हमें इस पाई चार्ट की स्टडी करना है, क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है, इफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज ए प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी बी पेड फॉर दिस बुक। उसके लिए क्या रॉयल्टी पे की जाएगी? तो यहाँ पे जो है कि, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो क्वेश्चन दे रखा है कि जो पब्लिशर को है वो पे कर रहा है 30,600 रुपये। अब 30,600 रुपीज़ यदि वो पे करता है तो लेट सपोज क्या करेंगे कि जो टोटल अमाउंट है वो हमने एक्स कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया? एक्स कैलकुलेट कर लेंगे कि जो टोटल अमाउंट है वो है आपका एक्स। तो उस एक्स का आपको कैलकुलेट करना है 20%, जो कितना दे रखा है आपको 30,600। तो मीन दैट 20/100 इंटू एक्स। टोटल अमाउंट है वो आपका एक्स है, उस एक्स का 20% कितना है आपका 30,600। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है बेसिकली मतलब 5 × 30600 होगी। तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 5 6 0 और 3 1, 1,53,000, 1,53,000 आपकी ये वैल्यू होगी। 1,53,000 होगी। इसका हमें क्या निकालना है? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कितना है? 15%। रॉयल्टी कितना दे रखा है? 15%। तो इस अमाउंट का आप 15% कैलकुलेट कर लीजिए, 15/100, वही हमारा आंसर होगा। तो आप इसका यदि कैलकुलेशन करेंगे 15/100 का, तो ये बेसिकली हो जाएगा मतलब आपका 1530 × 15, जो कि आएगा आपका 2299,950। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि द 15% ऑफ द 153,000 इज द 22,950। तो रॉयल्टी जो उसको 15% पे कर रहा है वो टोटल कॉस्ट की वो कर रहा है, टोटल कॉस्ट उसकी 1,53,000 रुपये और उसकी रॉयल्टी उसको 15% 22,950 पे करनी रह रही है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका वो भी डीआई से ही रिलेटेड है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग द एक्सपेंचर इनकर्ड ऑन रियल्टी रॉयल्टी। रॉयल्टी पे क्या इसका जो है होगा वो सेक्टर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? तो बेसिकली रॉयल्टी मतलब कितना दिया जा रहा है? 15%। और टोटल कितना होता है इसका जो एंगल्स होता है वो होता है आपका 360। तो यहाँ पे 15% का हम 360 के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होगा आपका मल्टीप्लाई 360
जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 2, और 2 को वापस क्रॉस कर दीजिए, तो 18 × 3, 18 × 3 दैट्स मीन 54। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो एंगल होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइस ऑफ द बुक मार्क 20% above the CP cost price. If the mark price of the book is 180, then what is the cost of the paper used in single copy of the book? सिंगल कॉपी में क्या उसकी कॉस्ट यूज की गई है? तो हमें दिया है कि द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क 20% अबो, जो भी उसका अबो द सीपी, जो उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उससे 20% अबो मार्क की जाती है। तो दैट्स मीन यहाँ पे क्या होगा, 120% हो गया, मतलब 120 हो गया आपका, उसका सीपी का कितना हो गया 20%। यदि कोई बुक है तो इसका हम निकालेंगे 120, क्या मार्क उसने कर रखी है, तो 120 अपॉन 100, सीपी को हम एक्स कैलकुलेट कर लेंगे इंटू एक्स, और मार्क प्राइस कितना दे रखा है आपको 180। मार्क प्राइस कितनी दे रखी है, मार्क प्राइस है 180। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी होगी, यदि हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 6 और 5, दैट्स मीन x इज इक्वल टू 180 इंटू, अपन डायरेक्ट कर देते हैं इसको, 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6। अब करेंगे ये तो ये होगा 30 और 30 इंटू 5, तो एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है आपकी 150, जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपकी 150। ठीक है दोस्तों, तो 150 कॉस्ट प्राइस है। अब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज इन द सिंगल कॉपी ऑफ द बुक? कॉस्ट ऑफ पेपर, कॉस्ट ऑफ पेपर हमें कैलकुलेट करना है कि कॉस्ट ऑफ पेपर क्या रहेगी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पाई चार्ट का। पाई चार्ट जो है वो क्या यूज किया जा रहा है, कितना परसेंटेज है वो हमें देखना है पाई चार्ट से, कि कॉस्ट ऑफ पेपर, पेपर कॉस्ट है 25%, पेपर कॉस्ट कितना है 25%। तो जो आपकी प्राइस है उसका 25% इसका कैलकुलेट करोगे आप, वो कितना होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका 25%। तो बेसिकली सिंपल सा हम इसका 25% कैलकुलेट कर लेते हैं। 25% कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 25% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150। तो हो जाएगा 1/5, मतलब सॉरी 1/4, और इसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, तो ये होगा आपका 37.50। कितना होगा दोस्तों 37.50। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा कॉस्ट ऑफ पेपर, सिंगल बुक पे जो कॉस्ट ऑफ पेपर आ रहा है वो आ रहा है 37.50। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 51 से लेके 100 तक क्वेश्चंस, आपके मॉडल पेपर नंबर 4 के 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अब मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हम आपके लिए और भी मॉडल पेपर्स रिलीज करेंगे, तो आप टाइम टू टाइम हमारे मॉडल पेपर्स को विजिट करते रहिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी स्ट्रॉन्ग बनती रहे। इसी के साथ एक और जो हम आगे वाले फ्यूचर की जो प्लानिंग कर रहे हैं वो ये रहेगा कि अभी जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम है वो तो ऑलरेडी 18 को हो जाएगा। उसके बाद भी हम हमारे चैनल को कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारे चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, आपके जो भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें जो जो कंप्यूटर रिलेटेड जो जो टॉपिक्स है, उनके सभी के वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलते रहेंगे आपको। जैसे बैंक पीओ का एग्जाम है, और कोई राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम है, इंजीनियर्स के कोई एग्जाम्स है,
तो उनसे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स है वो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी नोटिफिकेशन आए आपके बैंक एग्जाम की हेल्प के लिए या आपके और दूसरे कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो वो उन सारे टॉपिक्स को प्लीज़ विजिट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद और सभी को गुड लक फॉर द एग्जाम। आप सभी का पेपर है वो सबसे अच्छे से अच्छा हो और आपकी सीट फिक्स हो। धन्यवाद दोस्तों।